नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा डिस्कशन है वो हमारा कंटिन्यू है। सो द पॉइंट इज कि हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम 6th क्लास की जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उससे हम क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है उनको हम पिक कर रहे हैं, वो हम समझेंगे। तो अभी तक का जो डिस्कशन था उसमें हमने सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश की थी। अब उसी सोलर सिस्टम का अगर बात करें तो अर्थ प्लेनेट का जो सैटेलाइट है दैट इज मून, तो मून से हम शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को। देखो, हमारे प्लेनेट अर्थ का एक ही सैटेलाइट है दैट इज मून, और मून का जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब आप जानते हो अंदर से पूरी एक डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो सकती है इंटरनली, है ना, वो डायमीटर हो गया। वो अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/4 है, ठीक है। अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/4 है, ठीक है। लगभग 6371 किलोमीटर की रेडियस कंसिडर की जाती है अर्थ की। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसका 1/4 निकाल लो, दैट मीन्स 2। तो 6371 को 2 से डिवाइड कर दो, उतने किलोमीटर आपका डायमीटर मिल जाएगा। किसका? आपके सन का, आई मीन मून का, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये हमें सन से भी ज़्यादा बड़ा दिखता है। बाकी जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, चाहे हम दूसरे प्लैनेट्स की बात कर लें, चाहे सन की बात कर लें, उनके कंपैरिजन में मून हमेशा बड़ा दिखता है, जबकि मून की खुद की साइज़ जो है वो अर्थ से भी बहुत कम है। तो इसकी वजह क्या है? मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 3,84,000 किलोमीटर, जबकि 84,400 किलोमीटर, जबकि मून की डिस्टेंस कितनी बताई थी हमने? 150 मिलियन किलोमीटर्स, 15 करोड़ किलोमीटर्स दूर बताया था। तो अब आप देख लो, डिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं सन बहुत बड़ा होने के बावजूद भी छोटा दिखाई देता है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से मून छोटा है बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में, तो भी हमें बड़ा दिखाई देता है। मून की एक खासियत क्या है कि इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है और रोटेशन टाइम है वो लगभग सेम है। मतलब लगभग 27 दिन का समय लेता है चांद, ठीक है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के लिए, ठीक है, अपना एक चक्कर करने के लिए, अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ 27 दिन का ही समय चांद को लगता है अर्थ के एक चक्कर लगाने में। तो इस तरीके से मोर और लेस आप जिस जगह पे लोकेटेड हो, आपको वहां से मून की वो ही सतह दिखाई देती है जो परमानेंट है, क्योंकि जिस स्पीड से मून रोटेट कर रहा है खुद की एक्सिस पे, उसी स्पीड से मून अर्थ के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे में आपको मोर और लेस एक ही फेस दिखाई देता है मून का। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज़ है मून के साथ में, ठीक है। इसके अलावा मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक तो पानी नहीं है ना हवा है वहाँ पे। हाँ, कई बार हमें मून पर छाया दिखाई देती है, जैसे आपने कई बार क्रिकेट मैचेस के दौरान देखा होगा कि जब जूम करके मून को दिखाते हैं तो वहाँ पर छाया सी दिखाई देती है इस तरीके से। तो उसकी वजह बताई जा रही है कि वहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ठीक है, और डिप्रेशंस हैं। इस तरीके की वजह से क्या होता है, खड्डे ये दिखाई देते हैं। जैसे अभी हम बात करें चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई, ठीक है, सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई, वहाँ पे लैंडिंग भी हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी क्रेटर में जाके ही हुई थी, किसी खड्डे में जाकर के ही कराई गई थी, जो कि मून का साउथ पोल है उस पर। तो ऐसे में आप खुद देखोगे कि कहीं ना कहीं मून जो है वो हमारे सबसे पास में लोकेटेड सेलेस्टियल बॉडी हो गई, जहां पर हम पहला टारगेट लेकर के चल रहे थे भाई कैसे भी करके इंडिया जो है वो लैंड करे मून पे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट होगी। वैसे तो ये एस्ट्रॉइड की फोटो है, बट यस, मून की फोटो आप मोरलेस देख सकते हो, ऐसा ही कुछ हमें क्रेटर और ये दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप थोड़ा सा किलोमीटर्स में लेकर के आओगे तब आपका आंसर आ जाएगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट। इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि सन सरफेस से जब लाइट एमिट होती है तो उसको अर्थ सरफेस तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। अब आपके पास में देखो, एक तरफ तो स्पीड आ गई कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, और दूसरी तरफ आपको सन एंड अर्थ की बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, या फिर वी कैन से 15 करोड़ किलोमीटर्स डिस्टेंस है।
तो 15 करोड़ किलोमीटर को डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दो इस स्पीड से, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि लगभग 8 मिनट का समय लगता है लाइट को पहुँचते पहुँचते अर्थ सरफेस पे। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि मून सरफेस पे सबसे पहला पांव किसने रखा था? तो फर्स्ट मैन जो था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएसए के थे, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चांद की जमीन पर पैर रखा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, उसके चारों तरफ चक्कर काटती हैं। हाँ, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि इनसेट हो गया, आईआरएस हो गया, एजुसैट हो गया, ये क्या होते हैं? ये सैटेलाइट्स वो होते हैं जो हम रॉकेट की सहायता से लॉन्च करते हैं और वो सैटेलाइट्स फिर बाद में अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते हुए, रिवॉल्व करते हुए और हमें फिर इंफॉर्मेशन देते रहते हैं ज़मीन पे। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए काम आने वाले सैटेलाइट होते हैं और ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल बॉडी भी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोल दिया जाता है। पर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो अर्थ का एक ही है, दैट इज मून। इसके अलावा सोलर सिस्टम में हम बात करें तो एस्ट्रॉइड्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स और सैटेलाइट, स्टार, इनके अलावा दूसरी कुछ बॉडी होती है छोटी बड़ी फ्रेगमेंट्स में टूटी हुई, जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो एस्ट्रॉइड का ही है। वैसे ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो बताया मैंने यहाँ से आपको बताया था, क्रेटर टाइप, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो मून पर भी है, इसलिए ये फिगर थोड़ा सा क्लोजली हमें देखने में हेल्प कर गया। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ये मिलता कहाँ पर? एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको पता है, जैसे ही हम सन से आउटवर्ड मूव करते हैं तो मार्स के बाद में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है और फिर उसके बाद में आपका आता है जुपिटर। ठीक है, तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वहीं पर आपको एस्ट्रॉइड ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जो कि जोवियन गैसियस प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट्स को सेपरेट करता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसमें इधर सन से आउटवर्ड जाओगे तो मार्स के बाद में एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर आपका आता है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में लोकेटेड है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स बेसिकली छोटी मोटी चट्टानों की एक टुकड़े होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली अर्थ के आसपास में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें जो दिखाई देते हैं अर्थ सरफेस पे, और ये जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करने की कोशिश करते हैं, आपको पता है कि अर्थ की सरफेस के बाहर की तरफ पूरा एक एयर कवरेज बना हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसमें जब ये एंटर करता है अर्थ सरफेस पे आने के लिए तो इनको फिर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इन ये जो मीटियोर्स होती हैं, ठीक है, मीटियोराइट्स, ठीक है, इनके साथ में फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से वो बर्न आउट हो जाती हैं। कई बार बर्न होती है ना, तो उसमें क्या होता है, फिर लाइट भी जनरेट होती है, तो हमें यूँ लगता है कि हाँ भाई उल्का जो है, उल्का बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, उल्का है वो टूट गया। ठीक है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, कई एडवर्टीजमेंट भी आते हैं कि वहाँ पर फिर वो मांग लेते हैं कि हाँ भाई टूटता तारा देखो तो फिर कुछ मांग सकते हो। बेसिकली मीटियोर्स होती हैं, ठीक है, वो जो दिखाई देती हैं, उड़ता हुआ तारा। ठीक है, तो वो क्या एंटर होता है एटमॉस्फेयर में, बट वो आगे सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, तो बीच में ही बर्न हो जाता है। पर कई बार क्या होता है, कंप्लीट बर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, कुछ पार्ट जो है मीटियोर्स के वो एंटर हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में और अर्थ सरफेस पे आके टकरा जाते हैं, और उनको फिर बोलते हैं मीटियोराइट्स। ठीक है, मीटियोर तो हो गया नॉर्मल वर्ड, मीटियोराइट क्या हो गया, जो बेसिकली फ्रेगमेंट्स में टूटे हुए जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो हो गई, छोटे मोटे रॉक डेब्रिस हैं, और वो फिर जब अर्थ सरफेस पे आके टकरा जाते हैं तब उनको मीटियोराइट बोल दिया जाता है। ठीक है, जब ये टूटते हैं तो उस टाइम पे आपको वाइट लाइक सिचुएशन दिखाई देती है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर हम बात करते हैं गैलेक्सी की और यूनिवर्स की। देखो, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मोरलेस। एनसीईआरटी का बेस्ट काम क्या है, देखो यहाँ पे आप इन इमेजेस के थ्रू देख सकते हो कि हाँ जी ऐसा कुछ दिखाई देता है। आसमान में जब देखोगे तो इस तरीके से एक लंबी सी रिवर दिखाई देगी, रिवर टाइप कंडीशन, कि एक वहाँ पर बहुत सारे स्टार्स एक साथ बंच में दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो एक अपीयरेंस है, ठीक है, रिवर लाइक अपीयरेंस, तो इसको ही हम गैलेक्सी बोल दिया करते हैं। जैसे कि हम जिस गैलेक्सी में लोकेटेड हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये मिल्की वे नाम क्यों दिया है, क्योंकि दूध की तरह सफ़ेद सफ़ेद सी ये रिवर जो है आकाश में दिखाई देती है, जो कि बहुत सारे स्टार्स का एक झुंड है, बंच है। ठीक है,
तो आप देखोगे कि गैलेक्सीज जो हैं वो कहीं ना कहीं मिल करके और फिर बनाती हैं यूनिवर्स, बहुत सारी गैलेक्सीज मिल करके। और गैलेक्सीज कैसे बनती है? हमारे जैसे जो सोलर सिस्टम है, जैसे हमने अभी स्टडी किया, उन सोलर सिस्टम के कॉम्बिनेशन या बहुत सारे मल्टीपल सोलर सिस्टम मिल करके और फिर गैलेक्सी बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सोलर सिस्टम जिसमें आप प्लैनेट्स की बात करते हो, सोलर सिस्टम का एक स्टार होता है और प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स भी होते हैं, मीटियोरॉइड्स या आप कह सकते हो एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं उसमें, ये और सैटेलाइट हो ही गए, ये मिल करके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे सोलर सिस्टम जो हैं वो मिल करके बनाते हैं गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिल करके, ये हो गई गैलेक्सी, ठीक है, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिल करके और अल्टीमेटली बनाती हैं क्या? यूनिवर्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक ये मिक्सअप सा रहता है, और उस पूरे यूनिवर्स में हम एक छोटे से टुकड़े पे रहते हैं जिसका नाम है अर्थ। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। फर्स्ट, आप जहाँ रहते हो वो ज़मीन जिसका नाम है अर्थ, अर्थ जो कि एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम जैसे कई सोलर सिस्टम है जो एक गैलेक्सी बनाता है, जैसे कि हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इस तरीके से बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और वो सारी गैलेक्सीज मिल करके फिर बना देती हैं यूनिवर्स। और फिर बताया जाता है कि यूनिवर्स भी पता नहीं कितने हैं, एक यूनिवर्स जिसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और पता नहीं वैसे यूनिवर्स और कितने हैं, कुछ आइडिया नहीं है। इस डिस्कवरी में साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो लगी हुई है। ठीक है, तो ये तो देखो हमारा सोलर सिस्टम वाला जो पोर्शन था वो हो गया कंप्लीट। अब इसी वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो, जब कहीं पर भी हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का स्ट्रक्चर नॉट ओनली स्फेरिकल तो देखो है नहीं, है ना, हमें पता है, ठीक है, बट वो जो शेप है वो बेसिकली जियोइड शेप है। जियोइड शेप का मतलब क्या हो गया कि पोलर रीजन पे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबा हुआ है, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आप नोटिस करोगे कि इक्वेटर वाला जो एरिया है वहाँ पर वो थोड़ा सा बल्जी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बल्जी या जियोइड स्ट्रक्चर कहलाती है। तो जब कभी भी हम अर्थ पे हमारी कोई लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये चीज़ बताना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कहाँ पर हो, आपकी एक्यूरेट पोजीशन जो है वो कौन सी है। तो वो एक्यूरेट पोजीशन बताना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देता है। तो ऐसे में हमारे पास में कुछ आप कह सकते हो इमेजिनरी लाइंस का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उस इमेजिनरी लाइंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमें ये पता पड़ता है कि हम अपनी लोकेशन जो है वो शेयर कर पा रहे हैं या किसी दूसरे के द्वारा दी हुई लोकेशन को हम ट्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कि आजकल अब तो खैर ज़माना ही बहुत ज़बरदस्त आपको पता है, गूगल मैप और ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैप जो हम यूज़ कर रहे हैं उस मैप में हमें मिल क्या रहा है एक्चुअल में, वो एक कुछ फिगर शो करता है, मैथमेटिकल फिगर होता है वो, ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल पोजीशंस को डिफाइन करता है, और उस हिसाब से आपको पता पड़ता है कि वो बंदा एक्चुअल में है कहाँ, जिसकी लोकेशन आपने मंगवाई है, और उसको ट्रेस करते हुए आप लोकेशन पे पहुंच जाते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये सोची क्यों गई, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है ये आया क्यों। देखो सीधी बात है कि अगर हमें अर्थ को एक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझना है तो हमें कुछ ना कुछ माइन्यूट डिटेल्स पे जाना पड़ता है, और वो माइन्यूट डिटेल्स कहीं ना कहीं दो लोकेशंस की मैच कर सकती है, तो वो चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो गई। तो ऐसे में फिर जब साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपने हिसाब से आगे काम किया तो उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि चलो ठीक है, हम पूरी अर्थ को दो इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और वो दो इमेजिनरी लाइन होंगी जिनमें एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और एक वर्टिकल लाइंस होंगी। उन्हीं को फिर बाद में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोला गया। लॉन्गिट्यूड का मतलब जो वर्टिकली खड़ी लाइनें होती हैं वो, और लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा सा याद रख लेना। तो डिफिकल्ट था लोकेशन को डिस्क्राइब करना, तो उसको इजी गोइंग बनाने के लिए किया गया। आपको ये तो ध्यान होगा ही कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करती है, ठीक है। अगर हम एक बार थोड़ा सा ऊपर चले ग्लोब पे, ग्लोब बेसिकली एक मिनिएचर फॉर्म है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जब ग्लोब की आप पोजीशन देखोगे ना तो एक्सिस आपको इस तरीके से दिखेगी, जबकि हम जनरली देखते हैं तो आपको अर्थ की पोजीशन इस तरीके से आप इमेजिन करके चलते हो कि हाँ भाई अर्थ की पोजीशन ये एकदम स्ट्रेट होगी, बट
ये जो अर्थ का रोटेशन है वो इसके चारों तरफ होता है। अब आप इसको अगर घुमाओगे ग्लोब को तो इस तरीके से ये घूमेगा वेस्ट टू ईस्ट, और यही पोजीशन अर्थ की होती है। और आप नोटिस करोगे कि ये जो ग्लोब की पोजीशन है, ठीक है ना, ये एक्सिस की जो पोजीशन है ये बेसिकली एकदम वर्टिकल एक्सिस के लगभग 23.5 डिग्री एंगल बनाएगी। या फिर ये कहो कि ये जो आप देख रहे हो ग्लोब, इसमें ये जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब ये जो लाइन जिसको सेंटर में रखते हुए ये ग्लोब घूम रहा है, वो इस घूमने वाले ये जो रोटेशन हो रहा है इसके साथ में कितना डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर ये प्लेन एक एकदम सीधा स्ट्रेट आप प्लेन एरिया बनाओ, ठीक है, तो आपको ये जो एंगल दिखेगा ना यहाँ का, ये मिलेगा 66 डिग्री, 66.5 डिग्री ये एंगल मिलेगा। और अगर आप स्ट्रेट एक्सिस के साथ में, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके साथ में एंगल देखोगे इस एक्सिस का, तो वो आपको मिलेगा 23.5, और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अर्थ जो है वो टिल्टेड है। अगर हम रोटेशन प्लेन के कंपैरिजन में देखें, तब तो आपको मिलेगा 66.5 डिग्री एंगल, ठीक है। और अगर आप एक्सिस को इस इमेजिनरी एक्सिस के साथ में अगर आप ज्वाइन करा करके फिर देखो तो 23.5 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अर्थ का आपको रोटेशन का आइडिया लग गया। नॉर्थ पोल साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन होती है वो एक्सिस है, ओके, जिसको सेंटर में रखते हुए प्लेनेट जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। और वैसे ये हो गई आपकी। इसके अलावा जो इक्वेटर है, हम जैसे इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर एक तरीके का क्या लोकेशन है, लैटिट्यूड है ये, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहां से आप देख सकते हो इक्वेटर जो है वो इस तरीके से यूं पास होता है, ठीक है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ। इधर वाला ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर होगा। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वेटर, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आप आगे चलोगे कि यहाँ पर और भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ देख सकते हो कि ये इक्वेटर में इधर आओगे तब आपको नॉर्थ पोल की तरफ मूवमेंट दिखेगा, इधर जाओगे तो फिर साउथ पोल की तरफ, ठीक है। अब आप देखो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। अच्छा, ये बड़ी बात है कि ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो लाइंस आपको दिख रही हैं इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये बेसिकली सर्कुलर शेप में होती हैं, सर्कल बनाती हैं ये, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाओ, चाहे यूएसए में चले जाओ, चाहे इंडिया में चले जाओ, आपको लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा। चाहे आप इक्वेटर से पोल की तरफ चले जाओगे तो भी 2 लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो मोर और लेस मेंटेन्ड मिलेगी आपको। तो बेसिकली ये पैरेलल लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलली खींची जाती हैं, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। और आप देखोगे कि इक्वेटर को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इक्वेटर को वैल्यू दी जाती है 0 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ही आप 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाओगे या साउथ की तरफ जाओगे तो आपको एंगल बदलता दिखेगा, ठीक है। जैसे मानो आप, ये है अर्थ का सेंटर, यहाँ से आप अर्थ सरफेस की तरफ आ गए, ये है इक्वेटर। अब जैसे जैसे आप इस एंगल से, ये मानो यहाँ पर नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर साउथ है, तो ये एंगल से जैसे जैसे आप बाहर ऊपर जाओगे नॉर्थ की तरफ तो आपका एंगल क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ पोल पे पहुँच जाओगे तब आपका एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से यूँ मूव करते करते साउथ की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एंगल 90 डिग्री मिलेगा। तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे आपका एंगल बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है वो किस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। देखो, अगर हम सेंटर में अपने आप को रखें और इधर से हमारी शुरुआत हो, ठीक है, और यूँ रोटेट करके कंप्लीट अगर यूँ वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं तो आपने कितना डिग्री एंगल कवर कर दिया, 360 डिग्री। और 360 डिग्री में पोल यहाँ पर लोकेटेड है। तो आप ये बताइए कि पोल की लोकेशन और आपने जहाँ से शुरुआत की थी उसके बीच का एंगल कितना है, वो 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से पोल
जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर जो डिग्री पोजीशन दे रखी है वो 90 दे रखी है। बस फर्क इतना सही है कि पोल अगर नॉर्थ में है तो उसको 90 डिग्री नॉर्थ बोल दोगे, पोल अगर साउथ में है तो 90 डिग्री साउथ बोल दोगे। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के तौर पे दिखाई जाएगी, जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे आप जैसे नॉर्थ की तरफ गए ये 20 डिग्री आपकी लैटिट्यूड आ गई, बट ये नॉर्थ में लोकेटेड है तो इसका नाम क्या पड़ गया, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इस तरीके से ये वेरिएशन कंटिन्यू रहता है। सिमिलरली आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको लैटिट्यूड साउथ लिखना पड़ेगा, जैसे ये 20 डिग्री ही है बट इसमें आपने मेंशन क्या किया है, साउथ। ठीक है। तो ये इंडिकेशन हमें शो करते हैं कि हाँ आप कहाँ पर लोकेटेड हो। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड्स का जो डिवीज़न है ये इनमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस देता है। देखो जो इक्वेटर है वो तो आपने 0 डिग्री पे रख दी। अब जैसे ही नॉर्थ में आप जाओगे तो आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपने मेंशन कर रखा है एक इमेजिनरी लाइन, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उससे और ऊपर जाओगे तो 66 डिग्री एंड हाफ पे आप पहुंचोगे तो उसको बोला जाएगा नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल। वहीं पर आप 0 से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाओगे तब वहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम पे जानते हैं। और 66.5 डिग्री साउथ की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। और फिर उसमें आप देखोगे कि जो इक्वेटर के दोनों तरफ का एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उस एरिया को बोला जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्यों? क्योंकि आप जब नोटिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि जो पूरे साल में जितना सनलाइट रिसीव होती है अर्थ सरफेस में उसमें सबसे ज़्यादा सनलाइट आपको इस टॉरिड जोन में ही मिलेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो हीट मेंटेन रहने वाला एरिया है वो हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, और उस जोन को बोल दिया टॉरिड जोन। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल की तरफ नॉर्थ में चले जाओ तो वो एरिया ऐसा है जहां पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ना तो गर्मी ज़्यादा मिलेगी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इसका मतलब ना तो टेम्परेचर बहुत कम जाएगा ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब मोर और लेस मॉडरेट या रेगुलेटेड टेम्परेचर रहने वाला है। उस एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नाम पड़ गया नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वहाँ उसका नाम पड़ जाएगा सदर्न टेम्परेट जोन। आपको ये मैं बता दूं कि नॉर्थ में ये जो सर्कल है 66.5 डिग्री पे उसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, और साउथ में जो 66.5 डिग्री पे सर्कल है इसको एंटार्क्टिक सर्कल भी बोला जाता है। तो ये नाम याद रख लेना भाई, बहुत बार पूछे जा सकते हैं, बेसिक्स पे आ जाते हैं कई बार क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। तो यही चीज़ हमने डिस्कस की है कि 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर मिलेगी, नॉर्थ और साउथ में जो पोल्स हैं उनको 90 डिग्री पे आप लोकेट करते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ है। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, और अंटार्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री सदर्न इक्वेटर पे, सदर्न ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर पे लोकेटेड है। ओके। इसके अलावा ये जो एरिया है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ का टिल 90 डिग्री नॉर्थ, ओके, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक आप जाओगे तो वहाँ पर आपको फ्रिजिड जोन मिलेगा जहाँ पर मोर और लेस बर्फ जमी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ साउथ पोल में भी इसी तरीके से आप देख सकते हो, सदर्न हेमिस्फीयर में भी आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखें आप कि हमेशा जब भी सनलाइट स्ट्रेट कहीं पे गिरती है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एरिया बहुत कम कवर होता है। अब सीधी बात है, एनर्जी यहाँ से एमिट हो रही है, मान लो ये सन है तो सन से जो एनर्जी एमिट हो रही है वो एक तो इतने से एरिया पे जा कर के और फोकस कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ सन के से निकलने वाली जो लाइट है इतने बड़े एरिया के ऊपर कवर कर रही है। तो अब आप बताइए हीट कहाँ पर ज़्यादा महसूस होगी? डेफिनेटली जो कम एरिया है वहाँ पर। इसी वजह से आप देखा करो कि जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न साउथ, इनमें आप देखोगे कि इस एरिया में आपको हाईएस्ट हीट
एब्जॉर्ब होती हुई दिखेगी, रिसीव होती हुई दिखेगी, और इसी एरिया को आप बोल देते हो टॉरिड जोन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जैसे ही आप नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फेयर में और आगे जाते हो, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप नॉर्दर्न पोल की तरफ जाओ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सदर्न पोल की तरफ जाओ, तो वहां पर आपको जो सनलाइट रिसीव होती है वो थोड़ी सी तिरछी, स्लांटेड रिसीव होती है। और स्लांटेड जब लाइट रिसीव होती है तो एरिया आप ज़्यादा कवर करते हो, और ज़्यादा एरिया कवर करने का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं आप जो हीट प्रोड्यूस करवाना चाहते हो वो हीट की क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा एरिया को हीट करने के लिए भी आप वही एनर्जी काम में ले रहे हो, और कम एरिया को हीट करने के लिए भी वही एनर्जी काम में ले रहे हो, तो कम वाला डेफिनेटली क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेट जोन, ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रॉपिक और ट्रॉपिक्स से बियॉन्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप चले जाओ आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आप चले जाओ एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में। उनके बीच का जो एरिया है वहां पर टेम्परेचर आपको मोर और लेस मॉडरेट मिलेगा, रेगुलेटेड मिलेगा। उस जोन को आप टेम्परेट जोन बोल दिया करते हो। तो टॉरिड जोन याद रख लेना, जहां पर मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। टेम्परेट जोन, जहां पर आपको हीट जो रिसीव होती है वो टॉरिड जोन के कंपैरिजन में कम मिलती है। बट टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन से और ज्यादा आगे चले जाओ पोल के पास में, वहां पर आपको पता पड़ेगा कि बहुत कम हीट रिसीव हो रही है। वहां पर सीन कुछ ऐसा है कि 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है, और नतीजतन वहां पर ठंड पड़ती है। ये 6 महीने जो एनर्जी रिसीव भी होती है, तो यूं मानो कि ये पोल है, तो वो एनर्जी रिसीव होगी यूं एकदम तिरछी, सीधी नहीं आएगी। तो तिरछी अगर आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर राइज ही नहीं होगा, और फिर 6 महीने ठंड और पड़ जाएगी, तो इसका नतीजा क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप। टेम्परेचर ड्रॉप तो फिर वहां पर वो फ्रीजर जोन आ जाता है। ठीक है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात का अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो हम रोटेशन और रेवोल्यूशन वाला जो हम पढ़ेंगे आगे, मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है। तो ये तो सारा सिनेरियो अभी तक का जो हमने डिस्कस किया वो सारा था लैटिट्यूड्स का। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। देखो, लॉन्गिट्यूड्स की अगर बात की जाए ना, तो सीधी बात है कि आप पोल नॉर्थ और पोल साउथ, इन दोनों को कुछ इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कराते हो। ठीक है। अब ये ज्वाइन कराते हो तो आप खुद देखोगे कि आपको मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो आपको कहां पर मिलेगी, जो इक्वेटर वाला एरिया है वहां पर। और जैसे जैसे आप पोलवर्ड मूव करोगे तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस आपको घटती हुई मिलेगी, और पोल पर लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस हो जाती है 0। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पोल पर जाकर के सारी की सारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं, इकट्ठा करती हैं। ठीक है। तो इक्वेटर पे आपको हाईएस्ट डिस्टेंस मिलेगी लॉन्गिट्यूड्स के बीच की, है ना, और मिनिमम डिस्टेंस आपको मिलेगी आपको पोल पे। ठीक है जी। इसके अलावा देखा जाए आपको, तो हमें ये देखना होता है कि हम रेफरेंस पॉइंट कौन सा लें। ये एक डिबेट था अपने आप में कि जैसे इक्वेटर को हमने देखा कि हाँ भाई, अर्थ को हम बिल्कुल बीचों बीच से अगर कोई 0 डिग्री लैटिट्यूड हम फिक्स कर देंगे तो वो इक्वेटर का लोकेशन आपने फाइनल कर दिया। पर सवाल ये था कि अब लॉन्गिट्यूड में सेंटर किसको लिया जाए। लॉन्गिट्यूड में आप कहीं पे सेंटर लोगे तो इसमें आप सेंटर बता सकते हो कहां पर आप किसको सेंटर लोगे। आप फिक्स करना बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसे में फिर एक कंसेंसस निकल के आई कि बोले लंदन जो है, ठीक है, आप देख सकते हो ब्रिटेन की कैपिटल, ओके, तो वहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है ग्रीनविच एरिया में। तो बोला इसी लाइन को, इसी एरिया से निकलने वाली लॉन्गिट्यूड को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको फाइनल करने में एक एग्रीमेंट निकल के आया, और वो कहाँ से पास होता है, वो लंदन से पास होता हुआ निकलता है, और उसको बोल दिया प्राइम मेरिडियन। और इसकी शुरुआत कितने से होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। अब आप देखोगे कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से शुरू होकर के फिर ये आगे कहाँ तक जाता है। शुरुआत कहाँ से हुआ, 0 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। फिर आप इस तरफ मूव करोगे तो ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, इस तरफ मूव करोगे तो वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, और जहाँ पर जाकर के ये ईस्ट वाले जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो और वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं वो जाकर के एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, एक लाइन पे मिल जाते हैं, और वो लाइन आ जाती है आपकी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपकी तरफ है, उसी के जस्ट ऑपोजिट अर्थ के दूसरी तरफ आप चले जाओगे तो वहां पर आपको एक और लाइन मिलेगी, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन।
180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि लंदन से पास होती है, ग्रीनविच वाले एरिया से, उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ मूव करते हो तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, वेस्ट की तरफ मूव करते हो तो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी बेसिक है, ये जानना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि यहाँ से हमें समय का पता पड़ता है। ठीक है, अब समय का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो। हम समय को मेजर कैसे करते हैं, किस तरीके से पता करते हैं समय का? समय का पता करने का तरीका ये होता है कि दिन की शुरुआत हम मानते हैं सनराइज से, और दिन खत्म हो जाता है जब सन सेट हो जाता है, और फिर उसके बीच का जो समय रहता है वो आप नाइट के तौर पे देखते हो, जब आपके पास में लाइट नहीं होती है, डार्क होता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लिए समय का सबसे बढ़िया पुर्जा या सबसे बढ़िया टूल क्या हो गया? सन का राइज होना और सन सेट। तो ऐसे में अब अर्थ जो है वो तो कहीं ना कहीं वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, मूवमेंट होता है वेस्ट टू ईस्ट, यूं घूमती रहती है, इस तरीके से ये चक्कर यूं चलता रहता है। तो ऐसे में हम किसी भी एरिया पर अगर जाकर के नोटिस करें तो वहाँ का सनसेट और सनराइज पॉइंट या सनराइज का जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है वो दूसरी जगह के सनराइज और सन पॉइंट के हिसाब से कहीं ना कहीं एक डिफरेंस भी मेंटेन करके चलता है कि पहले ईस्ट में जो है उनके आपको ज़्यादा सनराइज मिलेगा और वेस्ट वालों को कम। अब देखो, देखने को तो वैसे आप इंडिया से भी निकाल सकते थे, आप समझे इस बात को, इंडिया से भी निकाला जा सकता था कि हाँ जी चलो ठीक है, इंडिया में दिल्ली से निकाल लेते हैं। ओके, इंडिया में दिल्ली से निकाल लेते हैं 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसको, पर दिल्ली से क्यों नहीं निकाला गया? हमेशा ध्यान रखना, इतिहास सिद्धांत ये वही लोग बनाते हैं जो पावरफुल होते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइम मेरिडियन और ये जो कॉन्सेप्ट ये निकला ना, उस टाइम पर यूरोपियंस का रूल था। यूरोपियंस बड़े पावरफुल थे और यूरोपियंस ने ही मीटिंग करके डिसाइड किया कि भाई हम किस तरीके से हमारे ट्रैवल को ऑर्गेनाइज मैनर में रन करा सकते हैं, कैसे हम अपनी लोकेशन का पता कर सकते हैं, कैसे हम दूरी का पता करें कि हाँ जी इंडिया हमसे कितना दूर है, इंडोनेशिया हमसे कितना दूर है। और उनमें सबसे बड़ा पटेल कौन था, सबसे बड़ा लीडर कौन था? ब्रिटेन। तो इसलिए ब्रिटेन ने अपने तरीके से ये करवा दिया, एक कंसेंसस भी निकल के आई नो डाउट। बट यस, कहीं ना कहीं एक चीज़ ये ध्यान रखें कि इतिहास सिद्धांत ये जनरली वही लोग लिखते हैं जो पावरफुल होते हैं। ठीक है, और पावरफुल कौन होते हैं? जो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, है ना। आप ताकत जो है वो पैसे से या फिर किसी और मटेरियल से नहीं ला सकते हो। ताकत है वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट से आती है, आपकी सोच से आती है, और सोच से जो लोग सुदृढ़ होते हैं वो लंबी पारियां खेलते हैं। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि लंदन से निकलने वाली 0 डिग्री मेरिडियन होगी, उसके ईस्ट में जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन हो गया और वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्ट की तरफ जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके साथ में हमें टाइम की रेलेवेंस देखनी है, और वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके टाइम की रेलेवेंस देख लेनी है। अब आप देखते होंगे कि जब भी हम समय देखते हैं, टाइम देखने की कोशिश करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं, अब आपके सामने ये स्क्रीन पे एक आ रहा है, इसको मैं थोड़ा रोटेट करूँगा, 1 सेकेंड, इसको सेट हो जाने दीजिए। यस, ठीक है, अब आपको अपना खुद का फ़ोन भी थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। अब आप खुद देखो कि जब हम इंडिया में टाइम देखते हैं तो हमारे सामने टाइम किस तरीके से दिखाई देता है? हमारे सामने टाइम दिखाई देता है कि हाँ जी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है जो कि लंदन से पास हो रहा है, यहाँ से आप देखो ये एरिया, ठीक है, इससे आप 5.5 घंटे ज़्यादा हो, इससे आप 5.5 घंटे ज़्यादा हो। खुद को सेंटर में रख ही लिया यूरोप ने, क्योंकि यूरोप पावर में था, और बाकी फिर दुनिया को रख दिया वेस्ट में। इस तरीके से ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया। ठीक है, नो डाउट हमारे लिए वेस्ट यूरोप है, पर यूरोप ने समय के लिए अपने आप को खुद को सेंटर में रखा कि हाँ जी बीच हम हैं। ठीक है, और बीच में जो होता है आपको पता है कहीं ना कहीं फोकस में भी रहता है, वो उनकी सोच थी। खैर, तो ऐसे में दुनिया में ये डिफरेंट टाइम जोन्स हैं वो डिवाइडेड है। अब आप खुद देखोगे कि जैसे हम ईस्ट की तरफ रुख करते हैं तब आपको प्लस में टाइम दिख रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप वेस्ट की तरफ रुख करते हो आपको माइनस में टाइम दिख रहा है। तो ये क्या चक्कर है? देखो सीधी बात है, इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप सेंटर से ये जो ग्रीनविच मीन टाइम आपने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान रखा है,
इससे अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको पता है कि समय आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब निकल चुका होता है तब तक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ग्रीनविच मीन टाइम पे लोकेशन अपनी रखते हो और मानो कि आप दोपहर के 3 बजे पे हो, 3 PM पे आप यहाँ पर हो ग्रीनविच मीन टाइम पे, तो उसी समय आप इधर ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश करोगे ना, मान लो प्लेन में बैठ करके ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तब आपको क्या मिलेगा? उजाला मिलेगा कि अंधेरा मिलेगा? दोपहर के 3 बज रहे हैं यहाँ पे, इस तरफ जा रहे हो, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब आप वेस्ट टू ईस्ट का जो मूवमेंट है, इसके चलते हैं अर्थ का जो फेस है, जो सन के सामने आ रहा है, वो आने वाला तो कौन सा है? वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट का मतलब तो जा चुका है, वेस्ट वाला आने वाला है। इसका मतलब यहां पर तो अभी दिन का आना या दिन के दोपहर के 3 बजना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट की बात करें तो ईस्ट वाला पोर्शन तो पहले ही आ चुका है सन के सामने। इसका मतलब यहां पर इवनिंग का सा सिनेरियो आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो, ये जो आपके ग्रीनविच जो जीरो मेरिडियन है ना, उससे आगे मिलेगा, और ये वेस्ट वाला जो है वो पीछे मिलेगा। तो इसी का नतीजा क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो लोकेशन है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि हम ग्रीनविच मीन टाइम के कंपैरिजन में हमने जो इंडियन स्टैंडर्ड ले रखा है टाइम का, वो लगभग 5.5 घंटे आगे चलता है। कहने का मतलब अगर अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्ट टाइम मेरी घड़ी में मैं बताता हूं तुम्हें, 10:45 हो रहे हैं सुबह के, 10:45 हो रहे हैं सुबह के। इस टाइम पर आप खुद देखो कि जापान में कितना टाइम हो रहा होगा। जापान वाला जो टाइम जोन है वो आप देख लो, ग्रीनविच मीन टाइम से 10 घंटे आगे। इसका मतलब 4.5 घंटे इंडिया से आगे है जापान, क्योंकि ईस्ट में लोकेटेड है। हम एक रेफरेंस से देखें तो यहां पर 4.5 घंटे अगर ज्यादा है तो आप खुद देख लो कि जापान में अभी टाइम क्या हो रहा होगा। अब आप जोड़ लो कि 10:45 अभी हो रहे हैं, 4.5 घंटे ऐड कर लो, इसके हिसाब से आपका जो टाइम बनेगा दोपहर का आपको टाइम मिल जाएगा आराम से, है ना। लगभग आप देखो 11:15 हो रहे हैं, 11:15 में 4 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 2:45, 2:45 में 30 मिनट और जोड़ दो तो 3:15 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे दोपहर के 3:15 बज रहे हैं, कहाँ पर? जापान में। तो ये पॉइंट कैसे हुआ? क्योंकि जापान ईस्ट में लोकेटेड है, ईस्ट वाली पोर्शन में कहीं ना कहीं समय जल्दी जाता है, प्लस में जाएगा, आगे निकल जाओगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहां से वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको टाइम सेविंग फील होगा कि टाइम बच गया हमारा। तो इसी तरीके से ही ये दुनिया को समझने के लिए, समय को फिक्स करने के लिए ये टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, ये हमें हेल्प करता है टाइम मेजरमेंट के लिए। आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो भी देशांतर हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स को अक्षांश बोलते हैं और देशांतर बोलते हैं इनको, क्या बोल, लॉन्गिट्यूड्स को। नाम से पता पड़ रहा ना, देशांतर, देशों के बीच में अंतर, है ना। अब आप देखो अक्षांश आया है एक्सिस से, अक्ष से, अक्ष में डिफरेंस, अक्षांश। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप एक्सिस को ट्रेवर्स करते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो अक्षांश नाम पड़ गया, लैटिट्यूड्स। वहीं देशांतर का मतलब हो गया कि आप एक देश से दूसरे देश में जब जाते हो तो आपको समय का परिवर्तन दिखाई देता है, लॉन्गिट्यूड्स। तो हिंदी वाले शब्द हैं वो भी बड़े रेलेवेंस रखते हैं यहाँ पे। खैर, पॉइंट हमारा यहाँ पर यह आ जाता है, एक सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम मेजर कर सकते हो, टाइम का पता कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रैक्टिस हम फर्दर क्लासेस में और कर लेंगे जब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम 6ठी क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 6ठी क्लास के अकॉर्डिंग, 6th क्लास के अकॉर्डिंग ये थोड़ा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप ग्रीनविच मीन टाइम से वेस्ट की तरफ आप जाते हो तो आपका टाइम बचता है, सेविंग हो जाती है टाइम की। क्यों जी? क्योंकि इस तरफ अगर आप जाओगे तो अभी आप पिछले समय में चल रहे हो, ठीक है। यहां पर अगर मैं बताऊं, अगर एक मान लो कि 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं इंग्लैंड में, तो आप मान के चलो कि यूएसए में अभी रात का सा सीन है, या फिर ये मानो 5 बज रहे हैं ना, ये 5 बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये मान लो सुबह के 5 बज रहे हैं अभी, सेम डे के। वहीं दूसरी तरफ हम अगर यहाँ पे पहुँच गए इंडिया में,
तो आप +5 जोड़ दो, +5 का मतलब कितना हो गया, लगभग 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, मतलब हमारे 3:30 बजते हैं ना दोपहर में, उस टाइम पर इंग्लैंड में सुबह के 10 बज रहे होते हैं। तो आप ये चीज़ एंगल समझें, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हेल्प करते हैं। अब आप खुद देख लो कि जब आपके पास में कोई भी लोकेशन आपको ट्रेस करनी हो, तो आप अगर अपनी लोकेशन का अपना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बता दो और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बता दो, तो दोनों से आपकी लोकेशन जो है वो एकदम एक्यूरेट मिलेगी और वो आपकी लोकेशन जो है एकदम यूनिक होगी। अब आप देख लो, इसके आधार पर ही आपका जो गूगल मैप और ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का। फिर आगे बताया जा रहा है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, इनसे आप टाइम मेजर कैसे कर सकते हो। भाई सीधी बात है, टोटल 360 डिग्री एंगल हो जाता है अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, अर्थ के चारों तरफ हम रोटेशन की अगर बात करें अर्थ की अपनी एक्सिस पे, तो आप इन 360 डिग्री का जो एंगल बन रहा है टोटल, इसको 24 घंटों से आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको मोटा मोटा मिलेगा कि 1 डिग्री का अगर आपको डिफरेंस मिलता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 1 डिग्री का, तो आप मान के चलो दोनों के बीच में समय का डिफरेंस आपको मिलेगा 4 मिनट का, ठीक है। कैसे, 360 डिवाइड बाई 24 आवर्स, 24 आवर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, 24 इंटू 60, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग आइडिया मिलेगा कि 4 मिनट जो है वो लगभग 1 डिग्री कवर कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एक तरफ तो ग्रीनविच मीन टाइम है, वहां पर आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड दिख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री वाला डेट वाली बात, जो डेट लाइन है वो। इसका मतलब अगर आप ग्लोब उठाओ तो इस तरफ अगर आप 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम की बात कर रहे हो, तो उस तरफ दूसरी तरफ का जो एरिया होगा वहां पर क्या होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो इधर अगर आप 180 डिग्री की अगर देखो बात, तो 180 पे जो मिडनाइट हो रही है, इधर बिल्कुल रात है, तो इधर आपको बिल्कुल दिन मिलेगा, क्योंकि सन की फेसिंग इस तरफ रहेगी फिर आपकी, अगर दिन इस तरफ है तो, और दूसरी तरफ आपको रात मिलेगी। ये तो खैर नॉर्मल बातें हैं, कितना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा अब तक, ठीक है। इसके आगे बताया जाए तो हमारे देश में स्टैंडर्ड टाइम क्या लिया हुआ है। देखो जो हमने बात की थी ना कि एक तो हम ईस्ट में लोकेटेड हैं, ईस्ट में है तो प्लस में टाइम आएगा, ग्रीनविच मीन टाइम के हम प्लस में आएंगे, ठीक है। और प्लस में हमने लिया हुआ है कितना, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करके फिर घंटों में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ग्रीनविच मीन टाइम के कंपैरिजन में हम 5.5 घंटे आगे रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी मैंने बताया आपको कि 11 अगर बज रहे हैं, तो आप मान के चलो उधर आप पीछे जाओगे तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच जो लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वहां पर आपको टाइम कितना मिलने वाला है, 11 में से 5.5 निकाल दो, लगभग सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं अभी इंग्लैंड में। ये चीज हम समझ सकते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से पास होता है ये हमने देख ही लिया। इंडिया का ईस्टर्न एक्सटेंट जो है वो 97 डिग्री ईस्टर्न पार्ट है, और वेस्टर्न एक्सटेंट जो है गुजरात का द्वारका की तरफ वाला एरिया, द्वारका तो क्या एग्जैक्टली हम मानेंगे, कच्छ रीजन, ठीक है, वो 68 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड। अब ये दोनों में ही ईस्ट क्यों है, जबकि ये तो इंडिया का वेस्ट है, क्योंकि हम लोकेटेड कहाँ पर है, हम ईस्ट में हैं, हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, 0 डिग्री से ईस्ट में है, इसलिए हमारी जो भी लॉन्गिट्यूडनल आप डिटेल्स आएंगी वो सारी ईस्ट में आएंगी। दूसरा, जो भी हमारी लैटिट्यूडनल डिटेल्स आएंगी वो सारी नॉर्थ आएंगी। आप चाहे साउथ इंडिया के टिप की बात करोगे तो भी नॉर्थ में एन से शो होगा, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है वो भी नॉर्थ से ही शो होगा, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, क्योंकि हम इक्वेटर से नॉर्थ में लोकेटेड हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है, इस वीडियो में इतना ही हमें डिस्कस करना था, चैप्टर थोड़ा लेंदी हो गया, बट यस ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ख़त्म करें इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू वेरी मच। कारगिल क्लासेस के इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरीके से आपको NCERTs हम डे टू डे बेसिस पे कवर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू।